अमलाको अमला, अमलाको अमला, अमलाको अमला। नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्न गइरहेका छौं। नेपालमा यतिखेर अघोषित नाकाबन्दी छ। नेपाली जनताले दुःख पाइरहेका छन्। समस्या नै समस्यामा नेपाली जनता यतिखेर परिरहेका छन्। तर संवाद सुरु भएको छ मधेसी मोर्चासँग। सार्थक र परिणाममुखी वार्ता होस् भन्ने सबै नेपाली जनताको चाहना छ। भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुको विकल्प छैन, तर पनि नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको छ। यो किन भयो, कसरी भयो, यसको कारण के हो, आधार के हो? किनभने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 2 पटक नेपाल आउनुभयो। नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नको लागि उहाँले धेरै राम्रो काम सुरुमा गर्नु पनि भयो। भूकम्पको बेलामा नेपालीलाई भारतले सक्दो सहयोग गर्यो, नेपाल र नेपाली जनतालाई। तर अहिले आएर किन भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो त नेपालमा? यतिखेर सबैको मन र मस्तिष्कमा भारतप्रति जुन सम्मान थियो कम हुँदै गएको छ। किन कम भयो त? आज हाम्रो बीचमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म केही समय विश्राम लिन्छु। विश्रामपछि उहाँलाई पुनः कार्यक्रममा तपाईहरू सामु ल्याउने। अमलाको अमला, अमलाको अमला, अमलाको अमला, अमलाको अमला। विश्रामपछि साँच्चै भन्यो भने आज हामी एउटा यस्तो व्यक्तित्वसँग छौं, भारतीय राजनीतिका अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्तित्व, भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष व्यक्तित्व, नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन लागि परिरहनु भएका व्यक्तित्व विजय जोली। जोलीजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल के सभी बहनों और भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, प्रणाम है। आपको थोड़ा नेपाली भी आता है? नेपाली आता तो नहीं है, लेकिन कन कन में नेपाल के प्रति प्यार बसा हुआ है। आप नेपाली भाषा प्रयोग करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश बातचीत के दौरान? मेरी मूलतः भाषा हिंदी है, नेपाल के प्रति प्रेम है, और अंग्रेजी का मैं विद्यार्थी रहा हूं, तो इसलिए मेरी भाषा में प्रवीणता और फ्लुएंसी हिंदी और अंग्रेजी में। अभी का जो समस्या है ना, नेपाल में घोषित नाकाबंदी है ना, इनका कारण क्या है विजय जोली जी? देखिए ऋषि जी, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज ये जो पूरी समस्या है, ये समस्या ऋषि धमाला और विजय जॉली में नहीं है। आज मुद्दा है भारत और नेपाल के संबंधों के अंदर मित्रता और समझदारी से इस क्राइसिस के वातावरण में अपने आप को और अपने व्यक्तित्व को कंडक्ट करने की, अपने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की, मेजॉरिटी और मिनॉरिटी के अंदर समागम करने की। एक परिवार में अगर 4 बेटे होते हैं, चारों बेटों का एक समस्या के प्रति अलग अलग समाधान के रास्ते होते हैं, लेकिन बाप की भूमिका होती है कि चारों बेटों के बीच में समन्वय बिठाए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, बातचीत करे, और चारों बेटों को एक परिवार के मुखिया के नाते समानता के आधार पर, समझदारी के अभाव पर विकास के पथ पर अग्रसर करे। लेकिन अभी तो जो संबंध है नेपाल भारत संबंध में दरार पैदा हो गया है ना, इसके कारण क्या है? आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल में अभी जो नेपाल भारत में जो संबंध में एक सुमधुर संबंध नहीं, चिसापन हो गया ना जोली जी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के पहले 18 महीनों में 2 बार उनका नेपाल आना हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो आए, उन्होंने नेपाल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया, उन्होंने नेपाल के प्रति भूकंप के समय और उससे पहले भी खुले हृदय से अपने आप को नेपाली जनता का हमदर्द बताया,
बताया, सपोर्ट भी किया, लेकिन आज का क्या ये समय भी- भारतीय क्या ये प्रधानमंत्री भी- नेपाल के लिए अन्याय किया है ना? क्या यह भी सच नहीं है कि नेपाल के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के पुतले जलाए जाते हैं? क्या वो ठीक है या गलत है? अघोषित नाकाबंदी है अभी नेपाल में। भारत ले क्या है, भारतीय सरकार ले क्या है? नेपाली जनता में मोदी का जो सम्मान हुआ था ना पहले, अभी नहीं है। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नेपाल के अंदर जो आज परिस्थितियां बनी हैं, उस ताले की चाबी नेपाल के काठमांडू में है, नई दिल्ली में नहीं है। नया दिल्ली में है। नया दिल्ली ने मधेसी को सपोर्ट किया है, मधेश आंदोलन को सपोर्ट किया है। विजय जोली जी, मधेशी चाबी नया दिल्ली नागरिक में है अभी भी। मधेशी नागरिक नेपाल के संविधान के अंतर्गत आते हैं। हाँ या ना करिए, बताइए। नेपाल के अंदर मधेशी मूल के लोग, थारू मूल के लोग, अन्य मिनोरिटीज के लोग, क्या वो भारत के नागरिक हैं या नेपाल का नागरिक है? ना- लेकिन नेपाल के नागरिक देखिए, आपने माना। मधेश मुद्दा और में अगर भारत नेपाल का के समर्थन है नागरिक, कि नहीं, आज आप क्लियर कट देखिए, बता मेरा दीजिए ये नेपाली मानना जनता है, को। मेरा स्पष्ट मानना है। जो लीजिए, मैंने अभी शुरू में आपका ध्यान आकृष्ट किया पिता और पुत्र के संबंधों के ऊपर। ये पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार के अलग अलग बच्चों को किस प्रकार से समझदारी के आधार पर उनकी उंगली पकड़कर या कान पकड़कर चलाता है। नेपाल के नागरिक मधेशी भी हैं, प्रदेशी भी हैं, पहाड़ के भी हैं, थारू के भी हैं, पिछड़े भी हैं, अगरे भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। लेकिन आज अगर नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य के अंदर आपका संविधान, और संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। नेपाल के संविधान में आपका असहमति क्यों है? आपका पार्टी का असहमति क्यों है? संविधान वो कागज का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। संविधान वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी देश का होता है जिसके अंदर सभी लोगों की पूर्ण मान्यता और समर्थन होता है। संविधान वो कागज का टुकड़ा नहीं है जिसको एक अमेंडमेंट के नाते, एक रेजोल्यूशन के नाते पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी और मिनॉरिटी के आधार के ऊपर आंका जाए। संविधान वो होता है जो सबकी आम सहमति लेकर, सबको नेगोशिएट कर कंसेंसस के आधार पर, जिस संविधान की विभिन्न धाराओं को देश के सभी लेकिन नेपाल लोग के संविधान मानते में हैं। भारतीय जनता पार्टी का चासो क्यों है? देखिए, मैं यहां दोबारा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और भारत कभी भी नेपाल के अंदरूनी मामलों में, इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स में दखल अंदाजी करने का पक्षधर नहीं रहा लेकिन है। किया है दखल, लेकिन अगर इंटरफेयर आपके, किया है भारतीय जनता पार्टी ने नेपाल के पॉलिटिक्स में। विजय जोली जी, देखिए, मैं आपकी इस बात को सिरे से खारिज करता हूं, कैसे खारिज करेंगे? और उसका मैं कोई आपको विश्वास एक ही नहीं उदाहरण करता दे है। दूं। विजय जोली जी, अगर नेपाल के पॉलिटिक्स अगर में नेपाल आपका पार्टी के- और आपका प्रधानमंत्री का दखल है, इंटरेस्ट है। अगर नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने की बात है तो भारत, मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इंडिया नेवर वांट्स टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अदर सोवरेन कंट्रीज, एंड वी कंसिडर Nepal to be a sovereign nation which takes its own decisions after consulting the various political elements in the Nepal Republic. इसका मतलब यह है, नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और भारत स्वतंत्र राष्ट्रों के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने का कभी भी पक्षधर नहीं रहा है। अभी भी नहीं किया है। लेकिन अगर हमसे कोई राय मांगेगा, अगर हमसे कोई सलाह मांगेगा, अगर आपके मंत्री भारत आएंगे, आपके विभिन्न नागरिक समुदायों की और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भारत आएंगे, हमसे बात करेंगे, तो हम उनसे बात खुले दिल से करते हैं। लेकिन उसका यह मतलब आप नहीं लगाकर कोई इंटरेस्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेपाल में, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, भारत भारतीय का प्रधानमंत्री का इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहां पर यह बता देना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में आज भी नेपाल और नेपालियों के विकास के लिए एक आग है,
और उस आग के चलते अपने पहले 18 महीने के कार्यकाल में मेरे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 18 महीने में 2 बार नेपाल की यात्रा करी। 100 करोड़ रुपए का समय में भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या बोला आपको मालूम है? संविधान में सबका अपनत्व होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। क्यों बोला ये सब? तो देखिए, नेपाल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना सोचते हैं और कितना करते हैं। नेपाल में आने के बाद उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का नेपाली मुद्रा का क्रेडिट लाइन नेपाल के विकास के लिए घोषणा करी। 100 करोड़ रुपए की लागत से काठमांडू में जो ट्रूमा सेंटर है मेडिकल सर्विसेज का, गरीब नेपालियों को और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भारत ने समग्रता से, बड़े दिल से, उस सहयोग से उस ट्रूमा सेंटर को चलाया। नेपाल और भारत के बीच में एक नई बस यात्रा को शुरू किया ताकि गरीब नेपाल और भारत के नागरिक एक दूसरे के देश में आ सकें। विजय जोली जी, आज का जो समय है नेपाल भारत संबंध में, इतना गहराई में आप जाकर आज एनालिसिस करिए, बहुत चीसापन होगा। जैसे मौसम अभी चीसा है ना काठमांडू में और दिल्ली में, नेपाल भारत संबंध में वही परिस्थिति सृजना हो गया है। किसके कारण? मोदी के कारण और आपके पार्टी के कारण? मैंने शुरू में कहा, नेपाल क्राइसिस के ताले की कुंजी काठमांडू में है, नई दिल्ली में नहीं। नेपाल के राजनीति में नई दिल्ली का दखल अभी नहीं है, क्लियर कट बता दीजिए आप। देखिए, नेपाल के आंतरिक मामलों में भारत का किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन नेपाल के अंदर किस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम बने, किस प्रकार की बातचीत हो, नेपाल के राजनीतिक तंत्र में किसको अगड़ा रखा जाए और किसको पिछड़ा रखा जाए, इसके प्रोविजंस के अंदर आपकी सरकार, आपके राजनीतिक दलों की सहभागिता है। भारत से तो जब जब बातचीत की गई, सलाह ली गई, हमने एक ही सलाह दी। लेकिन नेपाल के अंदर संविधान को आपको आज के दिन में समर्थन है, नेपाल के संविधान का, है ना? हमारा समर्थन करेंगे। हमारा हमेशा कहना रहा, शर्त नहीं है संविधान को, हमारा हमेशा कहना रहा, नेपाल का संविधान कंसेंसस के आधार पर, आम सहमति के आधार पर, सबसे बातचीत कर भारत में भी सबका समावेश कर संविधान नहीं जारी हुआ। संविधान आम सहमति के साथ जारी हुआ था। विजय जोली जी, अगर आप 65% जनता का समर्थन था उस समय भी, उस समय संविधान को भी, भारत का संविधान, नेपाल का संविधान में तो मेजॉरिटी के आधार के ऊपर उसको लागू हुआ था। जनता का प्रतिनिधि ने समर्थन किया है, संविधान सभा से जारी हो गया है। तो फिर दिक्कत कहां है? पार्टी का समर्थन, फिर दिक्कत क्या है? फिर आपका और मेरा विवाद क्या है? अगर 90% मेजॉरिटी ही करेगी, अगर मेजॉरिटी के आधार, इसलिए मैंने शुरू में कहा, यह संविधान कोई उस कागज का टुकड़ा नहीं है जिसको पार्लियामेंट में आपने मेजॉरिटी और मिनॉरिटी के आधार पर उससे कोई न्याय करना है। यह तो वो टुकड़ा है कागज का, जिस कागज के टुकड़े के साथ नेपाल के एक एक व्यक्ति के मन की भावनाएं जुड़ी हो। मुझे इसका आदर करना है। ये रोटी बेटी का संबंध है। भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं। ये टीवी शो या वाद विवाद के कारण नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के आवंटन के कारण नहीं है। नेपाल भारत संबंध, भारत और नेपाल के संबंधों में संबंध के बारे में बहुत शुरू हो गए राज्यसभा में। विजय जोली जी, आपका मालूम नहीं है? वो इसलिए है क्योंकि हम नेपाल से अपने आप को जुड़ा हुआ मानते बन गए हैं अभी नेपाल भारत संबंध। देखिए, मेरे भारत की विदेश मंत्री ने भारत नेपाल संबंधों के ऊपर भारत की संसद में अभी हाल के करंट पार्लियामेंट के सेशन में दृढ़ता से कहा, भारत नेपाल के साथ बराबरी के संबंधों का पक्षधर है। भारत कभी भी नेपाल के अंदर अंदरूनी मामलों में पॉलिटिकल हस्तक्षेप करने का पक्षधर नहीं है, लेकिन भारत चाहता है आज नेपाल के अंदर शांति हो, नेपाल विकास की राह पर चले, दुनिया नेपाल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे, नेपाल के नौजवानों को रोजगार मिले, नेपाल में शिक्षा के और अधिक स्तर और शिक्षक संस्थान खुले, नेपाल की गरीब जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नए अस्पताल और नए स्वास्थ्य केंद्र खोलें। नेपाल के अंदर ये तब होगा जब नेपाल के अंदर शांति होगी। संबंध के जो दौरान में अभी जो चीसापन आ गया है,
इनको कैसे सुमधुर करना चाहिए? देखिए, मैं नेपाल का प्रधानमंत्री तो नहीं हूं, मैं भारत का एक मंत्री और संतरी भी नहीं हूं। मैं तो अपने आप को एक छोटा स्क्रू और नट मान के चलता हूं, एक कार्यकर्ता मान के चलता हूं, भारत का एक सम्मानित नागरिक मान के चलता हूं, जो जब नेपाल की धरती पर पैर रखता है तो नेपाल की धरती की जो माटी है मैं अपने सर पे लगाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है शायद मेरे पिछले जन्म के कोई संबंध नेपाल से हैं। इसलिए मेरा यह मानना है नेपाल के अंदर सुख और शांति बने, और जो अपेक्षा थी नेपाल का नया संविधान आएगा उसका अनुसरण, उसको फॉलो नेपाल के सभी वर्गों के लोग करेंगे। नेपाल के अंदर ये जो अनावश्यक बहस राजनीतिक घटनाक्रम के चलते शुरू हुई है, ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इट इज अनफॉर्चुनेट टाइम इन द हिस्ट्री एंड द मॉडर्न टाइम्स ऑफ नेपाल। नेपाल भारत का एक पड़ोसी मुल्क है। अगर पड़ोस में अशांति होगी तो भारत में भी अशांति होगी। इसलिए समय की यह मांग है, सबके साथ बैठो, सबके साथ बातचीत करो, सबके अधिकारों और मांगों के प्रति सजग रहो, अकोमोडेशन के आधार पर, बातचीत के आधार पर, समझदारी के आधार पर। शुरू हो रहा है ना विजय जोली जी, मधेसी मोर्चा के साथ भी प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत किया है, सोल्यूशन तो नहीं आया है अभी भी। 90 दिन हो गए, आपके अपने नहीं, देश के 118 दिन हो गए मधेसी आंदोलन का दिन, आज के समय 118 दिन हो गए। अच्छा है आपने मुझे करेक्ट कर दिया। कैसे हल निकालना चाहिए? हल आपसी समझदारी से निकल सकता है, हल बैठ के निकल सकता है, हल निकालने की मंशा होनी चाहिए, हल करने का मादा होना चाहिए, गिव एंड टेक करने के लिए दिल भी और दिमाग भी बड़ा करना पड़ेगा। मधेश मुद्दा को भारत समर्थन कर रहा है, नया दिल्ली समर्थन कर रहा है। मधेशी पहले तो नेपाल के नागरिक हैं और फिर भारत के सदियों पुराने हिस्टोरिकल टाइम से वहां से आके बसे हुए आज के समय में नेपाल के संवैधानिक नागरिक हैं। हमारा रोटी बेटी का संबंध है। हमारी बेटियां नेपाली नागरिकों के साथ ब्याही जाती हैं। नेपाली लड़कों की शादियां भारत में होती हैं और भारत के लड़कों की शादियां नेपाल में होती हैं, आसपास से होती हैं। पोरस बॉर्डर है, वीजा की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट पे स्टैंप की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर 75 लाख नेपाली मूल के लोग हमारे जीवन के अंदर बराबरी के भाई हैं। लेकिन भी समस्या है अभी भी। हम कैसे उनकी किसी समस्या को और बड़ी समस्या बनने दे सकते हैं? हमारा दिल नेपाली मूल के साथ है। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हामी भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेता विजय जोलीसँग छौं। म केही समय विश्राम लिन्छु, विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, विजय जोलीको रोचक र विशेष अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्नुहोस्। अमलाको हमला, अमलाको हमला। विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। विजय जोलीजी, रोटी बेटी का संबंध है नेपाल भारत संबंध में, लेकिन अघोषित नाकाबंदी अभी नेपाल में है, वो कैसे खुलेगा? आज जनता को बता दीजिए। तो देखिए, ना तो घोषित और ना अघोषित, ना अनाउंस्ड या और ना ही अनअनाउंस्ड। भारतीय जनता पार्टी का लीडर है आप। आपका पार्टी अभी भारत में सबसे बड़ा पार्टी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत को नेतृत्व कर रहा है, देश को नेतृत्व कर रहा है, लेकिन नेपाल में अघोषित नाकाबंदी है। कांग्रेस आई ने कहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है, भारतीय सरकार ने नेपाल में नाकाबंदी किया है। कांग्रेस आई का लीडर ने राज्यसभा में नहीं किया। आप एक समय में दो प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न करते हैं, मेरा उत्तर नहीं आता है, आप दूसरा प्रश्न दाग देते हैं। मैं मान सकता हूं कि मैं आज इस कार्यक्रम में हूं जिसमें ऋषि का हमला होता है, लेकिन दूसरे को
आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय सीमा जरूर दें। लेकिन मणिशंकर ऐयरले क्लियर कट राज्यसभा में कोट अनकोट मोदी का नेपाल में नाकाबंदी है, क्लियर कट बता दिया है पार्लियामेंट में। आप क्या बोलेंगे? देखिए, भारतीय सीमा के ऊपर 75 किलोमीटर लंबी ट्रकों की लाइन लगी हुई है और नेपाली सीमा के अंदर नेपाल के आपके नागरिक, मधेश मूल के नागरिक धरने और प्रदर्शनों में पिछले 118 दिनों से आंदोलन की राह पर हैं। भारत ने अगर नाकेबंदी की होती तो वो 75 किलोमीटर लंबी ट्रकों की लाइन नेपाल और भारत की सीमा के ऊपर नहीं लगी होती। कोई अगर विश्वास ही नहीं कर नाकेबंदी रहा है ना है, विजय जोली जी। आप बोलेंगे नाकाबंदी नहीं है। कांग्रेस आई का लीडर तो नेपाल भारतीय की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बाउंड्री के ब्लेडवादी अंदर है। जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष शरद यादव ने बताया है कि भारत नेपाल में नाकाबंदी कर रहा है। देखिए, जिस प्रकार का वातावरण पिछले 118 दिनों में बना है, जिस प्रकार से भारत विरोधी गतिविधियां नेपाल की धरती पर घटित हुई हैं, जिस प्रकार से भारत के पुतले और भारतीय प्रधानमंत्री के पुतले नेपाल की राजधानी में जलाए गए हैं, ये भारत विरोधी तत्व मीडिया का दुरुपयोग कर कर अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स के चलते उनको भारत पर फ्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के कारण हो गया नहीं सब। तो मैं बार बार कहता हूं, आप बार बार उसको दोहराते हैं। दिक्कत आपकी, आपके नहीं, नागरिक। इस समस्या के समाधान के लिए आपका जैसे गंभीर होना चाहिए आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे इस लगता समय है नहीं कि हुआ। आपकी यहां की राजनीतिक दल इस समस्या के हल के प्रति गंभीर नहीं है। नेपाल का राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होते तो 119 दिनों के अंदर इस समस्या का हल आपको निकल तो आता। सबको ऋषि जी, अपने दिल पर बताना हाथ रख चाहिए। के बोलिए, अगर प्राइम आप- मिनिस्टर केपी ओली के अगर साथ भी आपके आपका अच्छा परिवार संबंध में है। क्या 119 दिनों तक आप अपने परिवार के अंदर वाद विवाद को प्यार से, प्रेम से, दुलार से, पुचकार से, सुलह से उसका हल नहीं निकालते? झूठ लेकिन मत ये तो बोलिए। नेपाल का झूठ मत आंतरिक मामला बोलिएगा। है ना विजय ये जोली जी। नेपाल का आंतरिक, यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन अभी ये क्यों आप- नेपाल का आंतरिक मामला। नेपाल अच्छा का है। पॉलिटिकल पार्टी को बहुत क्यों बहुत आप धन्यवाद आरोप लगाता है ऋषि ना? जी, बहुत बहुत ब्लेम धन्यवाद। लगाता है ना? आपने सच बोल दिया। नेपाल का इसमें आपका आंतरिक मामला दिलचस्पी आपका क्या है? बता दीजिए। नेपाल का आंतरिक Political मामला interest। आपका, दोषारोपण भारत पर। आप अपने 4 भाइयों के अंदर विचार विमर्श के आधार पर कोई एक कंसेंसस नहीं कर पाते और उसके लिए आप अपने पड़ोसी को आपके घर की दिक्कतों के लिए आप जिम्मेदार ठहराते हो। यह अन्याय भारत के साथ मत करिए। यह भारत और नेपाल के संबंधों के साथ अन्याय विजय है। जोली जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहना है कि भारत ने नेपाल में अघोषित नाकाबंदी किया है। देखिए, आप संयुक्त राष्ट्र संघ जाएं या स्विट्जरलैंड के अंदर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं, बातचीत के द्वारा हल तो आपको करना होगा। और बातचीत किनसे? अपने बेटों और बेटियों से। सीमांकन में आपका दखल नहीं है। हमारा कभी भी किसी भी मामले में दखल नहीं रहा। हां, विचार विमर्श जरूर रहा, लेकिन मधेश में विमर्श जरूर कितना रहा, प्रदेश होना चाहिए, एडवाइस विजय जरूर जोली जी? रहा। भारत ये तय नहीं कर सकता है। आप ये प्रश्न गलत व्यक्ति से कर रहे हैं। नहीं, आपका हमारा जो तो ये सीमांकन में मानना है, दिलचस्पी सीमांकन ना, के चलते हो। जो इंटरेस्ट है ना भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सरकार का सीमांकन में, मधेसी मोर्चा का एजेंडा में। हमारा इंटरेस्ट है नेपाल के विकास में। हमारा इंटरेस्ट है नेपाल में पीसफुल, शांतिपूर्ण माहौल में। पॉलिटिक्स में आपका कोई रुचि नहीं है नेपाल में? रुचि अवश्य है। इस समय नाकाबंदी थोड़ा खुकुलो बनाने के लिए चौतरफी दबाव है मधेश को, मधेसी दल को, और भारत का इंटरेस्ट भी है कि नाकाबंदी खुलाना चाहिए। नेपाल का भी इंटरेस्ट है। आप भूल गए? नहीं, नेपाल का नाम तो नहीं लिया। इंटरेस्ट है, नेपाल का एजेंडा है, तो नाकाबंदी नाम- तो खुला नाम है। उसके साथ लेकिन पहले भारत नेपाल का भी का इंटरेस्ट लीजिए। है कि सेफ लैंडिंग करना है भारत को भी अभी नेपाल के पॉलिटिक्स में।
नाकाबंदी के जो समय, आज का दिन, इतना नेपाली में पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, वेदना है। विजय जोली जी, कितना समस्या, ईंधन का संकट है, अभी ईंधन नहीं है, गैस नहीं है। इस समय आप बता दीजिए, गैस आएगा नेपाल, ईंधन आएगा नेपाल? अगर आप मुझे मेरे प्रश्न को शांति से उसका उत्तर देने की मुझे आज्ञा देंगे तो मैं जरूर आपके इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से दूंगा। दीजिए। 75 किलोमीटर लंबी ट्रकों की लाइन भारत की सीमा में और नेपाल की सीमा पर लगी हुई है। हम ट्रक भेजना चाहते हैं, हम रसद भेजना चाहते हैं, हम गैस भेजना चाहते हैं, हम दवाइयां भेजना चाहते हैं, हम सब्जियां भेजना चाहते हैं, हम अर्थक्वेक से रिलेटेड जो रिलीफ मटेरियल है उन ट्रकों में लदा खड़ा है। और कुछ ट्रकों को जबरदस्ती भेजने की कोशिश भी हुई, लेकिन उनको नेपाल की सीमा के अंदर जला दिया गया, ड्राइवरों को मारा गया। और क्योंकि वहां पर अनरेस्ट है, इसलिए बार बार अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए भारत का दोषारोपण कर कर, इस ब्लेम गेम में भारत को कहीं ना कहीं सहभागी बनाकर इस समस्या का हल नहीं हो सकता। इस समस्या का हल तो आपको अपने भाइयों को अपने संदर्भ में लेकर बातचीत के माध्यम से और उनकी मांगों के आधार पर अगर आप उनसे न्याय करेंगे तो मुझे नहीं लगता जो 75 किलोमीटर लंबी लाइन जो भारत की सीमा पर पिछले 118 दिनों से खड़ी है, उसमें किसी का कोई लाभ नहीं हो रहा। मैं मान सकता हूं इस पूरी समस्या के लिए दोनों तरफ कुछ हार्ड लाइनर्स उसके लिए जिम्मेदार हों, लेकिन मेरा यह मानना है, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है, मेरे प्रधानमंत्री का मानना है, मेरी सरकार का यह मानना है कि नेपाल के अंदर यह गतिरोध शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो। इसीलिए आपके विदेश मंत्री कमल थापा ने 2 बार दिल्ली की यात्रा करी। आपके नेपाल के सांसदों ने अनेकों बार अभी 118 दिन में दिल्ली की यात्रा करी। आपके मधेशी नेताओं ने दिल्ली आकर अपनी बात रखी। भारत की संसद के अंदर नेपाल और भारत के संबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई। भारत सरकार की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने नेपाल के बारे में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। इसलिए बार बार आप एक प्रश्न को प्रधानमंत्री घोषित प्रतिक्रिया नहीं दिया है ना, घोषित कोई नाकेबंदी नेपाल की नहीं कर रखी है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में आज भी नेपाल और नेपाल के विकास के लिए विश्वास ही नहीं कर रहा है ना, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है, जनता विश्वास ही नहीं कर रहा है। भारत जितना भी आज के दिन में आप बता रहे हैं ना, नाकाबंदी नहीं किया है, यहां का कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है भारत नाकाबंदी किया है। देखिए, आपके अर्थक्वेक के बाद, आपके भूकंप के बाद नेपाल के रिकंस्ट्रक्शन के अंदर $1 बिलियन की अगर विजय जोली जी, आज का समय सहयोग करना चाहिए ना। मानवीय संकट शुरू हो रहा है नेपाल में, अभी मानवीय संकट शुरू हो रहा है। देखिए, इस मानवीय संकट के समय समाधान करने के लिए आपका दायित्व नहीं है, आपका जिम्मेदारी नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि हम जो प्राइवेट सेक्टर के ट्रक्स हैं उनको उड़ाकर हवाई जहाज से सेफ लैंडिंग नेपाल में कराएं? ये आपने परिस्थितियां बनानी है, लेकिन सामान भेजिए ना, नेपाल की सामान भेजिए, ट्रक भेजिए। नेपाल के अंदर सरकार तैयार है। नेपाल नाका में सुरक्षा देने के लिए कोई समस्या नहीं है। सरकार ने बताया, प्राइम मिनिस्टर ने बताया। फिर दिक्कत क्या है? सामान भेज दीजिए। फिर दिक्कत क्या है? दिल्ली से सामान भेज दीजिए। सामान खड़ा है, आपकी सीमा पर खड़ा है, अपना कैमरा लेकर वहां पर चलिए। लेकिन और सीमा पर खड़ा है, लेकिन उसमें भी है ना, आपका ब्यूरो कैसे काम कर रहा है आपका मालूम है? आज 500 ट्रक भेजे ना प्रत्येक दिन, क्यों नहीं भेज रहा है आपका? देखिए, ब्यूरोक्रेसी, आप इसको कभी ब्यूरोक्रेसी पे लादने की कोशिश करते हैं, कभी इसको भारत सरकार पर लादने की कोशिश करते हैं। भारतीय सरकार ब्यूरोक्रेसी, आप सिर्फ और एक भारतीय लाइन जनता के ऊपर पार्टी चल को रहे मैं हैं। क्लियरली बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर पहले दिन से रुख है, नेपाल में शांति रहनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री 2 बार नेपाल आते हैं, करोड़ों रुपए की सहायता दिल खोल के करते हैं। आज भी उनके दिल में
नेपालियों के प्रति जो दुख और दर्द है, वो आप उसकी सीमा और उसकी गहराई को पहचान नहीं सकते। इसके साथ समझौता तो भारत संस्कृति से हुआ का है ना लेवल नेपाल के को। ऊपर अपने आप को सामंत करीब तो आपको समझते हैं। रोकने के लिए अधिकार ही नहीं है। हमने नहीं रोका, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। नहीं रोका। आप अपनी सिक्योरिटी लेकर आए, भारत और नेपाल की सीमा से उन ट्रक्स को अपनी सुरक्षा में काठमांडू तक ले आए। अगर हमने रोकना होता तो हम उन ट्रकों को भारत और नेपाल की सीमा तक आने ही क्यों देते। अगर हमने उनको आने दिया तो हम चाहते थे कि वो शांतिपूर्वक ढंग से नेपाल की सीमा में प्रविष्ट होकर नेपाल की जनता को राहत देते। और अगर हमने कोई अघोषित नाकेबंदी लगानी होती तो हम सीमा तक उन ट्रकों को पहुंचने ही नहीं देते। इसलिए हमारी भावनाओं को अभी समझिए। कितना दिन में नाका खुलेगा? इस सवाल का जवाब और इस ताले की कुंजी कल भी, आज भी और कल भी काठमांडू में है, नई दिल्ली में नहीं। आदरणीय दर्शकहरू, म केही समय विश्राम दिन चाहन्छु। विश्रामपछि पुनः आउनेछु विजय जोलीको साथ। अमलाको हमला, अमलाको हमला। विश्रामपछि जोलीजी, म तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। देखिए, आप नेपाल का बहुत घनिष्ठ मित्र है। आपका सब लीडर से अच्छा संबंध है, सुमधुर संबंध है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मेजर पॉलिटिकल पार्टी लीडर के साथ भी आपका बहुत घनिष्ठ सुमधुर संबंध है। अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था हिंदुज्म नेपाल में, संविधान में हिंदू राष्ट्र लिखना चाहिए। संविधान सेकुलर राष्ट्र के साथ जारी हो गया है। इसमें आपका असहमति है? देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं और व्यक्तिगत तौर से कहना चाहता हूं, मैं विजय जॉली एक हिंदू हूं, हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, भारत में पैदा हुआ हूं और हिंदुत्व और हिंदू होने पर मुझे गर्व है, क्योंकि हिंदुत्व ने मुझे जिंदगी की दशा और धारा पे चलना सिखाया है, काम कर कर जीना सिखाया है, सबलता से बढ़ना सिखाया है, किसी के ऊपर आतंकवाद थोपना नहीं सिखाया। जो मेरे धर्म में विश्वास नहीं भी रखता, मैं नहीं कहता हूं कि वो काफिर है और काफिर का गला कलाम कर देना चाहिए। अभी तो और हिंदू मेरा राष्ट्र तो नहीं है भारत भी, और नेपाल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपका सूत्र क्यों प्रयोग हो रहा है अभी? देखिए, ये नेपाल को तय करना है, ये का रुचि क्यों बढ़ गया है? ये नेपाल की जनता को तय करना है, जिस देश में आज 83.1% लोग हिंदू मूल के हैं और वो नेपाल है, वहां लेकिन नेपाल भारत की हिंदू जनता ने राष्ट्र तय नहीं करना है। है। नेपाल क्यों होना चाहिए विजय जोली जी? हमने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। हमने तो ये कहा है ये आपका नेपाल पार्टी की का जनता बटम तय लाइन है, करेगी। नेपाल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का बटम लाइन है। मैंने शुरू में कहा, राजनाथ सिंह जी ने रिपोर्टर्स क्लब में आपका साथ बताया था, उस समय आपका मालूम है? देखिए, उन्होंने एक हिंदू होने के नाते तब वो विपक्ष के नेता रहे और मैं आज रूलिंग पार्टी का एक नट बोल्ट और स्क्रू हूं, और ये मैं विधिवत रूप से आपके इस कार्यक्रम में बता सकता हूं। 83.1% नेपाल जहां के नागरिक हिंदू हैं, ये उन्होंने और उनके साथियों ने तय करना है कि उनको किस धर्म पद्धति का अनुकरण करना है। हां, मुझे कंसर्न है तो नेपाल में शीघ्रता से होते हुए धर्म परिवर्तन की, जिसके अंदर बहुत से मिशनरीज यूरोपियन समुदाय से नेपाल की गरीब जनता को, नेपाल की पिछड़ी जनता को, नेपाल की अशिक्षित जनता को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रलोभनों के आधार पर उनका धर्मांतरण कराने में लगे हैं। लेकिन नेपाल में किस धर्म का, लेकिन नेपाल अभी सेकुलर राष्ट्र है, इसमें सब पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन है, जनता का समर्थन है, तो फिर दिक्कत कहां है? हमने तो दिक्कत अपनी कभी कोई व्यक्त नहीं कही। हां, हमने ये जरूर कहा, विजय जॉली ने दिक्कत तो जरूर भारत कहा, के कारण से हो रहा है ना। भारत नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो पहल कर रहा है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं।
राष्ट्र संस्था आपका एजेंडा अभी नहीं है नेपाल में, भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का नेपाल के प्रति समग्रता का एजेंडा है, ब्रदरहुड का एजेंडा है, अंडरस्टैंडिंग का एजेंडा है, कॉपरेशन का एजेंडा है, सहयोग देने का एजेंडा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने का एजेंडा नहीं है, दुख देने का एजेंडा नहीं है नेपाल को, और नेपाल को दुख देने का एजेंडा नहीं है नेपाल भारतीय जनता पार्टी का। ये आखिरी बात मैंने बोलनी थी, आपके मुख से निकल गई, मैं उसका स्वागत करता हूं। नेपाल की जनता को किसी भी प्रकार का दुख देने का एजेंडा ना तो मेरी पार्टी का है और ना भारत की किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी का होगा और ना भारत सरकार का। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का समर्थन है, बिल्कुल समर्थन है। राष्ट्र संस्था फरकाने के लिए कोई आपका चाहना नहीं है नेपाल में? देखिए, ये तो नेपाल की जनता ने तय किया है, राजशाही रहेगी या लोकतंत्र रहेगा। अभी तो लोकतंत्र है नेपाल में, तो इसलिए ये जो नेपाल की जनता ने जिस पे निर्णय लिया, हमने उसको सलाम किया, गणतंत्र को समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल किया। आपका पार्टी का जो है ना हिंदुज्म के बारे में जितना दिलचस्पी है ना नेपाल के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना, उसके क्लियर कट करने के लिए मैंने आग्रह किया हूं आपको। जनता को बताना चाहिए ना, अभी तो प्रश्न तो खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी संख्या उपसंख्या था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य विजय जॉली है, ऋषि धमाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में विजय जॉली का जन्म एक पॉलिटिकल एलिमेंट के नाते हुआ, ऋषि धमाला का नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 40 साल से एक कार्यकर्ता के नाते विजय जॉली है, ऋषि धमाला नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किन बिंदुओं पर चलती है उसके बारे में ऋषि धमाला नहीं, विजय जॉली बता सकता है। और डंके की चोट चाहिए नेपाल में आज, उसको क्लियर करना ही चाहिए। और अगर बताता है तो आपको मानना भी पड़ेगा। जरूर विजय जॉली जी, लेकिन पैदा होगा है, लेकिन आप सोल्यूशन के लिए, अभी सोल्यूशन के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, संबंध में अभी जितना चिसापना है ना, इनका सोल्यूशन भी दो देश के बीच में निकालना चाहिए, मिलकर निकालना चाहिए। हमारा कहना है कि भारत नेपाल संबंध सुमधुर बनाना चाहिए। आपका पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं है, सोशल एजेंडा भी नहीं है नेपाल में, वाटर में इंटरेस्ट है आपका। जब नेपाल में 10,000 लोग माओवादी आंदोलन के दौरान मारे गए थे, तब जो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता थे, वो काठमांडू में नहीं हुआ था। और ये तब से आज तक की एक धारा रही है, और ये अविरल धारा रही है। नेपाल में जब बर्फ पिघलती है तो वो सीमा पार, पहाड़ियों के उस पार चाइना में नहीं जाती है, नेपाल से नीचे नीचे जहां भारत है वहां पर आती है। नेपाल की आंखों में एक भी इसके लिए आंसू आपको होता है, ऊर्जा में बहुत इंटरेस्ट है नेपाल में, हम भारत के लोग उससे प्रभावित होते हैं। देखिए, अगर इंटरेस्ट है तो आज विभिन्न राष्ट्रों के जो संबंध हैं वो पॉलिटिक्स के अलावा इकोनॉमिक आधार पर भी आधारित रहते हैं। अगर आप वाटर, अगर आपके पास जो अतिरिक्त पानी है उससे ऊर्जा का संचार करेंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलेंगे, तो वो ऊर्जा आप कहां बेचेंगे? भारत को बेचेंगे, भूटान को बेचेंगे, चीन को तो नहीं बेचेंगे, क्योंकि पहाड़ बीच में बहुत हिमालय के पहाड़ आ जाते हैं। ईंधन आ रहा है नेपाल में। विजय जॉली जी, पहले मुझे अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लेने दीजिए और मैं उस ईंधन की बात पे भी आऊंगा। अगर नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर पानी का सदुपयोग होकर अगर बढ़िया बिजनेस के प्रपोजल्स होंगे, बिजली का संचार होगा, नेपाल के अंदर घोषित या अघोषित बिजली ऑफ नहीं होगी, नेपाल भी इल्यूमिनेट होगा और भारत को जो अतिरिक्त बिजली आएगी उससे आपको एडिशनल फाइनेंशियल इनकम होगी। क्या यह सच है? ये नहीं। और अगर ये सच है तो क्या गलत है? ये नेपाल की और भारत की, दोनों देशों की जो बिजनेस के संबंध हैं प्रगढ़ होंगे, दोनों देशों की फाइनेंशियल हालत और सुधरेगी, दोनों देशों के अंदर पावर के आदान प्रदान और संचार से दोनों देशों का लाभ होगा। इसलिए यह कह देना कि भारत केवल नेपाल के वाटर रिसोर्सेज में इंटरेस्टेड है, यह बिल्कुल
गलत है। नेपाल चीन संबंध बहुत सुमधुर हो रहा है भारत के कारण से। मैं चीन बहुत बार जा चुका हूं। चीन को मैं एक डेवलपमेंट के आधार पर बढ़ने वाला एक कम्युनिस्ट मुल्क मानता हूं, लेकिन आज उनकी पूरी अर्थव्यवस्था कम्युनिज्म के आधार पे नहीं, फाइनेंशियल और बिजनेस आधार पे चलती है। नेपाल एक बार या 2 बार उनसे डीजल या पेट्रोल ले सकता है, लेकिन जो डीजल और पेट्रोल भारत से आएगा और जो डीजल और पेट्रोल चाइना से आएगा, वो चाइना कार्ड के चलते नहीं, दोनों देशों के बीच में भारत से आने वाले पेट्रोल अभी और नेपाल डीजल की आत्मनिर्भरता कीमत तिर जाने और के उनके लिए यहां से आने वाले कॉल कर रहे हैं ना। सप्लाईज की कीमत में जब क्यों 5 चाइना गुना से 5 गुना उसमें ईंधन अंतर लेने के लिए होगा। नेपाल ने पहल किया है। अभी शुरुआत भी किया है, आपको मालूम है? ये तो नेपाल की सरकार से आपको पूछना होगा। नेपाल इसमें की आपका समर्थन है? भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार का समर्थन है? हमारा कंसर्न है। सब चीजों पे ब्लैंक समर्थन नहीं दिए जाते ऋषि जी, कुछ चीजों पे कंसर्न्स भी व्यक्त किए जाते हैं और कुछ चीजों पर कंसर्न क्यों है? चीन से ईंधन आने के लिए कुछ इश्यूज पर शांति भी रखनी आवश्यक नेपाल और होती है। नेपाली के लिए उचित हो ना सकता है कि नहीं? ये नेपाल की सरकार और नेपाल के राजतंत्र ने देखना है उनको ईंधन कहां से रेगुलर सप्लाईज कम दामों पे मिल सकता है, कब मिल सकता है, किन परिस्थितियों में मिल सकता है। हम किसी 2 देशों के आंतरिक संबंधों के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं, क्योंकि वो नेपाल और चीन के संबंधों पे सीधा सीधा एक नॉन डिप्लोमेटिक कमेंट होगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं, भारत से चाहे वो सब्जी आएगी, चाहे वो बिजली आएगी, चाहे वो ईंधन आएगा, चाहे वो पावर आएगी, चाहे वो डीजल आएगा, वो सस्ता होगा, नेपाल के हित में होगा और नेपाल में समग्रता से, शांति से सबको साथ लेकर चलने का जिम्मा भारत का नहीं, नेपाल के यहां के लोकतांत्रिक सिस्टम का होगा। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स नेपाल के पक्ष में नहीं है। करोड़ों रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है। भारत की विदेश नीति सफल है। हां, भारत और नेपाल के संबंधों में आए गतिरोध से हमें चिंता है और उस चिंता की घड़ी में हमें रिस्पॉन्सिबल ढंग से इससे निपटना होगा। प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से नहीं, आपसी प्यार से हाथ मिलाकर, थैंक यू सो मच ऐसे हाथ विजय जोली जी। मिलाकर भारत और नेपाल के इस संबंधों को सुमधुर बनाना मजबूत चाहिए। करना होगा। वी हैव टू सी दैट Exactly. इंडिया नेपाल Relation, रिलेशन long time. लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच जोली जी। थैंक यू। सब गतिरोध अंत्य होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, सामान सहज रूप में काठमांडू आना चाहिए। आना चाहिए। थैंक यू सो मच जोली जी। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. ओके, Thank you. नमस्कार। हमला को हमला, हमला को हमला, हमला को हमला।